अस्सलाम वालेकुम। रात के 8 बजे हैं। ये रेडियो पाकिस्तान है। खबरनामे के साथ मैं हूँ इमराना नाहिद और मैं हूँ अब्दुल कदीर। पहले अहम खबरों का खुलासा। वजीर आजम ने सरकारी इमारतों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने का अमल तेज करने की हिदायत की है। तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान ने हुकूमत से कामयाब मुज़ाकरात के बाद अपना एहतजाजी मार्च मनसूख कर दिया है। वजीर खजाना ने कहा है कि पाकिस्तान को बैनुल हुकूमती मुआहदे के तहत चीन से $1 अरब मौसूल हो जाएंगे। आलमी बैंक ने खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतासरा कबायली अजला के लिए $20 करोड़ की मंजूरी दी है। वजीर खारिजा ने कहा है कि अफगानिस्तान में अमन खित्ते खुसूसन पाकिस्तान में इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर है। दफ्तर खारिजा ने यूनान में कश्ती डूबने के वाक़े में जिंदा बच जाने वाले 12 पाकिस्तानियों की तफसीलात जारी कर दी हैं। आज कलरकार के करीब एक हादसे में 4 खवातीन समेत 12 मुसाफिर जान बहक हो गए हैं। गैर कानूनी तौर पर ज़ेरे कब्जा जम्मू कश्मीर में भारतीय पैरा मिलिट्री फोर्सेस की एक गाड़ी ने श्रीनगर में दानिस्ता तौर पर एक खातून को टक्कर मारकर कत्ल कर दिया। युगंडा के जिला कसीस में बागियों ने 38 तलबा समेत 41 अफराद को जिंदा जला दिया। आज मालदीव में 5 मुल्की बैनुल अक़वामी बास्केटबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने मालदीव को 63 के मुकाबले में 65 पॉइंट से हरा दिया। और पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए 16 रुकनी कौमी क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया। खबरों की तफसील के लिए पहले इमराना नाहिद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुतालिका हुक्काम को सरकारी इमारतों को जल्द अज जल्द शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने का अमल तेज करने की हिदायत की है, क्योंकि मुल्क के पास शमसी तवानाई की बेहतरीन सलाहियत मौजूद है। उन्होंने ये बात आज इस्लामाबाद में मुतबादिल तवानाई ज़राए से मुतालिक पॉलिसी का जायजा लेने के लिए मुनक़िदा एक इजलास की सदारत करते हुए कही। तुर्की की मारूफ कंपनी अलबराक ग्रुप ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया है। इस दिलचस्पी का इजहार अलबराक ग्रुप के सदर अहमद अलबराक की क़यादत में एक वफ़द ने आज लाहौर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के दौरान किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा कि साबका हुकूमत ने मुल्की इदारों को तबाह किया और कौम मुल्की तरक्की का सफ़र रोकने वालों को कभी माफ़ नहीं करेगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि अलबराक ग्रुप ने लाहौर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के शोबे में गरां कदर खिदमात सर अंजाम दी हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबका दौरे हुकूमत में बैनुल अक़वामी सरमायाकारी के जरिए लाहौर में जदीद सफरी सहूलियात, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और रोजगार के मौके फराहम किए गए। साबिक वजीर मुमलिकत सैयद जावेद अली शाह ने आज लाहौर में वजीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया गया। तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान ने हुकूमत से कामयाब मुज़ाकरात के बाद अपना पाकिस्तान बचाओ मार्च मनसूख कर दिया है। ये ऐलान वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने आज इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया, जिसमें तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के लीडर शफीक अमीनी भी उनके साथ थे। वज़ीर दाखिला ने कहा कि बातचीत में ख़ास तौर से इन इक़दामात पर गौर हुआ जिनका मकसद तौहीन रिसालत के वाक़यात का खात्मा करना है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि हुकूमत ने तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के दूसरे मुतालबात भी तस्लीम किए हैं, जिनमें पेट्रोल की कीमतें कम करना भी शामिल है। तहरीक-ए-लब्बैक के लीडर ने पिछली हुकूमत के बरक्स महाजराई से गुरेज करने पर हुकूमत की तारीफ की। वज़ीर खजाना इसाक डार ने कहा है कि पाकिस्तान को जल्द ही चीन से $1 अरब का कर्जा मिल जाएगा। उन्होंने आज इस्लामाबाद में एक अखबारी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि यह कर्जा बैनुल हुकूमती समझौते के तहत हासिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने इस महीने चाइना डेवलपमेंट बैंक को $1 अरब और बैंक ऑफ चाइना को $30 करोड़ वापस किए हैं। उन्होंने कहा कि कर्जों की अदायगी के बाद पाकिस्तान को गुज़िश्ता रोज चाइना डेवलपमेंट बैंक से $1 अरब मौसूल हुए हैं। उन्होंने कहा कि आइंदा चंद दिनों में पाकिस्तान को बैंक ऑफ चाइना से $30 करोड़ मिलेंगे। उन्होंने तमाम गैर मुल्की कर्जों की बरवक्त वापसी को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत के अज़्म का इआदा किया।
वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि सुवात के अवाम ने दहशतगर्दी का बहादुरी से मुकाबला किया है। मज़ीद तफसील रेडियो पाकिस्तान पेशावर के नुमाइंदे जौहर अली से। आज सपहर स्वात में एक अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि अगर हम मुस्तकबिल में दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी के वाक़यात को खत्म करना चाहते हैं तो सियासी दहशत गर्दी को रोकना होगा। स्वात की बहादुर और गयूर अवाम की तरह शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी इन दहशत गर्दों से, इन इंतहा पसंदों से कभी नहीं डरी। वो आंखों में आंखें डाल कर बात करती थी, अपना अवाम के लिए, अपने मुल्क के लिए शहादत भी कबूल की थी। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि अफगानिस्तान में अमन पूरे खित्ते बिलखुसूस पाकिस्तान के मफाद में है। ताहम उन्होंने कहा कि अमन के लिए दहशत गर्दों के सामने हम कभी नहीं झुकेंगे। अफगानिस्तान में जो हुकूमत आए हैं उनसे भी हम इंगेज हैं, उनसे भी बातचीत चल रहे हैं कि अफगानिस्तान का और खास तौर का पख्तूनख्वा में अगर अमन होगा तो आपके यहाँ जितना मुआशी तरक्की होगा कोई सुबह मुकाबला नहीं कर सकेगा। अफगानिस्तान में जब अमन होगा तो सारा कारोबार, सारा ट्रेड जो इस रीजन का है, जो सेंट्रल एशिया से होगा, जो चीन से होगा, वो पख्तूनख्वा और अफगानिस्तान के थ्रू होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि 9 और 10 मई के शिद्दत पसंदी के वाक़यात में मुलविस अफराद को माफ नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि मुल्क में कानून की हुक्मरानी बरकरार रखने के लिए इन लोगों को सख्त से सख्त सजा देना बहुत जरूरी है। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल के बाद भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्क में अफरा तफरी और इंतशार फैलाने में कभी मुलविस नहीं हुई। यूनान के जजीरानुमा पेलोपोनेसिया में समंदर में माहीगीरों का एक जहाज डूबने से खदशा है कि कम से कम 78 तारकीन वतन हलाक और 100 से जायद लापता हो गए हैं। यूनान के कोस्ट गार्ड के मुताबिक साहिली शहर पेलोसा के करीब डूबने वाली कश्ती में 750 अफराद सवार थे। इदारे का कहना है कि 12 पाकिस्तानियों समेत 104 अफराद को बचा लिया गया है। ताहम लापता अफराद की तलाश के लिए कोशिशें जारी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यूनान के साहिल पर बहरा रूम में कश्ती के अफसोसनाक हादसे में जाँ-बहक होने वालों के सोगवार खानदानों से इज़हार ताज़ियत किया है। आज अपनी ट्वीट में उन्होंने कहा कि एथेंस में पाकिस्तानी सिफारत खाने ने हेलिनिक कोस्ट गार्ड की जानिब से बचाए जाने वाले 12 पाकिस्तानियों की शनाख्त की है और उन्होंने कहा कि सिफारत खाना मज़ीद मालूमात के लिए यूनानी हुक्काम से राबिते में है। दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि यूनान के समंदर में कश्ती डूबने के वाक़े में जिंदा बचाने वाले 12 पाकिस्तानियों की शनाख्त हो गई है। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा बलोच ने एक बयान में कहा कि अभी हम जाँ बहक पाकिस्तानियों की तादाद और शनाख्त की तस्दीक नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि यूनान में पाकिस्तानी मिशन जाँ बहक अफराद में पाकिस्तानियों की शनाख्त और वापसी के लिए मकामी हुक्काम से राब्ते में है और जिंदा बच जाने वाले अफराद को इमदाद फराहम की जा रही है। तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तानी मिशन जाँ बहक होने वाले 78 अफराद की शनाख्त के अमल में यूनानी हुक्काम के साथ राब्ते में है। उन्होंने कहा कि मुतासरा खानदानों को अपने प्यारों की शनाख्त के सिलसिले में यूनान में पाकिस्तानी मिशन के हेल्पलाइन के नंबरों पर राब्ता करने के लिए कहा गया है। उधर दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ने बदकिस्मत वाक़े में जिंदा बचाने वाले अफराद की फहरिस्त जारी की है। इन अफराद में ज़िला कोटली के रिहायशी मोहम्मद अदनान बशीर वल्द मोहम्मद बशीर, हसीबुर रहमान, ज़िला गुजरांवाला की रिहायशी मोहम्मद हमजा वल्द अब्दुल गफूर, ज़िला गुजरात की रिहायशी असमत खान वल्द मोहम्मद सोलेहो, ज़िला शेखुपुरा के मोहम्मद सनी वल्द मोहम्मद फारूक और जाहिद अकबर वल्द अकबर अली, मंडी बहाउद्दीन से ताल्लुक़ रखने वाले महताब अली वल्द मोहम्मद अशरफ, राना हसनैन वल्द राना नसीर अहमद, ज़िला सियालकोट उस्मान सिद्दीक वल्द मोहम्मद सिद्दीक, ज़िला गुजरात ज़ीशान सरवर वल्द गुलाम सरवर, ज़िला गुजरांवाला इरफान अहमद वल्द शफी और इमरान आराई वल्द मकबूल शामिल हैं। इरफान अहमद और इमरान आराई ज़ेर इलाज हैं। कौमी असम्बली के स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने यूनान के साहिल के करीब कश्ती डूबने के अलमनाक वाक़े में कीमती जानों के नुकसान पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने आज कौमी असम्बली के इजलास की सदारत करते हुए यूनान के साहिल पर कश्ती के हादसे में पाकिस्तानियों समेत तारकीन वतन की जान जाने पर तशवीश का इजहार किया। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। कौमी असम्बली में बजट पर बहस जारी है। रियाजुल हक ने बजट में बहस में हिस्सा लेते हुए कहा कि आबी ज़खायर की तामीर के लिए बजट में नाकाफ़ी फंड्स मुख्तस किए गए हैं।
شفیق جوانی نے کہا کہ تعلیم اور نوجوانوں کو اخلاقی اقدار سکھانے پر خصوصی توجہ دی جانی چاہیے۔ ڈاکٹر نثار احمد چیمہ نے بجٹ میں زرعی صنعت اور شمسی زرعی ٹیوب ویلوں پر بجٹ میں بحث میں چھوٹ کو سراہا۔ ذوالفقار علی نے کہا کہ یہ بجٹ زراعت کے شعبے کے لیے سہولتوں پر مبنی ہے، جس سے ملک کو طویل المدتی فائدہ ہوگا۔ انہوں نے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کی بھی تعریف کی۔ محسن داوڑ نے کہا کہ ملک کو درست معاشی سمت پر ڈالنے کے لیے سیاسی استحکام ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ قبائلی اضلاع میں امن و امان کی صورتحال بہتر کرنے پر خصوصی توجہ دی جانی چاہیے۔ ریاض مزاری نے جنوبی پنجاب میں یونیورسٹیوں سمیت تعلیمی اداروں کے قیام کے ذریعے تعلیم کو فروغ دینے پر زور دیا ہے۔ ڈاکٹر درشن نے کہا کہ سنگین معاشی صورتحال کے باوجود بجٹ میں عوام کو ریلیف دیا گیا ہے۔ اس موقع پر شاہدہ اختر علی، سکندر علی، نعمان اسلم شیخ، جیمز اقبال اور شکیلہ خالہ نے بھی اظہار کیا۔ ایوان کا اجلاس اب پیر کو دن 11 بجے پھر ہوگا۔ قومی اسمبلی نے آج ایک قرارداد منظور کی ہے جس میں حکومت پر زور دیا گیا ہے کہ وہ کمیونٹی کی ترقیاتی اسکیموں کے لیے مختص فنڈز کو رواں سال کے آخر تک نان لیپسیبل اکاؤنٹ میں منتقل کرے تاکہ ان اسکیموں کی بروقت تکمیل یقینی بنائی جا سکے۔ آبی وسائل کے وزیر خورشید احمد شاہ نے مجوزہ قرارداد پیش کرتے ہوئے کہا کہ اس سے ملک کے قومی خزانے کو ایک بڑے نقصان سے بچانے میں مدد ملے گی۔ قومی ورثے اور ثقافت ڈویژن کے لیے وزیر اعظم کے مشیر انجینئر امیر مقام نے کہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی سیاست خالصتاً عوامی فلاح اور ملک کی ترقی پر مبنی ہے۔ انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ حکومت نے بجٹ میں نوجوانوں کو پیشہ ورانہ تربیت دینے، آئی ٹی کے شعبے کو ترقی دینے اور زرعی شعبے کو بہتر بنانے پر خصوصی توجہ دی ہے۔ انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ ہر محب وطن پاکستانی نے 9 مئی کے پرتشدد واقعے کی مذمت کی ہے اور ریاستی اداروں اور قومی تنصیبات پر منظم حملوں کے مجرموں کے خلاف سخت کارروائی کرنے پر زور دیا ہے۔ صنعتوں اور پیداوار کے وزیر تسلیم احمد قریشی نے کہا ہے کہ اتحادی حکومت سیاست کے بجائے ریاست بچانے کے ویژن پر عمل پیرا ہے۔ ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ ملکی معاشی صورتحال اب بہتر ہو رہی ہے اور موجودہ حکومت نے روس، چین، سعودی عرب اور دیگر ملکوں کے ساتھ صنعتوں کو تیل و گیس کی فراہمی کے متعدد معاہدے کیے ہیں۔ چین میں پاکستان کے سفیر معین الحق نے کہا ہے کہ ایک پٹی اور ایک شاہراہ اقدام سے چین پاکستان اقتصادی راہداری کے ذریعے پاکستان کو حقیقی فوائد حاصل ہو رہے ہیں۔ انہوں نے 13ویں چائنا اوورسیز انویسٹمنٹ فیئر سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے نے پاکستان کے اقتصادی منظرنامے کو تبدیل کر دیا ہے اور یہ مستقبل میں شرح نمو اور ترقی کے لیے ایک مضبوط بنیاد فراہم کرتا ہے۔ عالمی بینک نے خیبر پختونخوا کے قبائلی اضلاع کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے لیے $20 کروڑ کی منظوری دی ہے۔ تفصیلات کے مطابق یہ فنڈز گزشتہ سال ملک میں آنے والے تباہ کن سیلاب کے حوالے سے حکومت پاکستان کے ساتھ طے پانے والے پروگرام کے حصے کے طور پر منظور کیے گئے ہیں۔ یہ منصوبہ سیلاب سے تباہ ہونے والے بنیادی ڈھانچے کی ہنگامی بنیادوں پر تعمیر نو اور بحالی کے لیے مددگار ثابت ہوگا۔ خیبر پختونخوا کے گورنر حاجی غلام علی نے کہا ہے کہ قبائلی اضلاع کی پسماندگی دور کر کے ضم شدہ اضلاع میں تعمیر و ترقی کا حقیقی دور شروع ہونے والا ہے۔ آج پشاور میں ضلع محمد کے قبائلی عمائدین کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ قبائلی علاقوں کو پائیدار بنیادوں پر ترقی دینے کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایات پر ایک رہبر کمیٹی قائم کی گئی ہے۔ گورنر نے کہا کہ منتخب عوامی نمائندوں کو فنڈز کی منتقلی کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ گلگت بلتستان میں خسرے سے بچاؤ کی 6 روزہ مہم پیر سے شروع ہوگی۔ قومی امونائزیشن پروگرام گلگت بلتستان کے کوارڈینیٹر ڈاکٹر اقبال رسول نے کہا کہ گلگت نگر، ہنزا، استور اور دیامر میں 1100 سے زائد بچے خسرے سے متاثر ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مہم 20 یونین کونسلوں میں شروع کی جائے گی اور اس سلسلے میں 125 افراد پر مشتمل ایک ٹیم تشکیل دی گئی ہے۔ ویمن پولیس کی بین الاقوامی ایسوسی ایشن نے خیبر پختونخوا پولیس کی سینئر سپرنٹینڈنٹ سونیا شمروز خان کو پولیس آفیسر آف دی ایئر ایوارڈ کے لیے نامزد کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق ایس ایس پی سونیا ایشیا کی پہلی اور دوسری مسلم خاتون ہوں گی جو بین الاقوامی تنظیم کی 60 سالہ تاریخ میں پولیس آفیسر آف دی ایئر کا ایوارڈ وصول کریں گی۔ خواتین کے خلاف تشدد کی روک تھام کے حوالے سے ان کی قابل تحسین خدمات کے صلے میں انہیں پولیس آف دی ایئر ایوارڈ سے نوازا جائے گا۔
मोटर वे पर कलर कहार के करीब एक हादसे में 4 खवातीन और 3 बच्चों समेत कम से कम 12 अफराद जाँ बहक और 13 जख्मी हो गए हैं। मोटरवे पुलिस ने बताया है कि हादसा ब्रेक फेल होने की वजह से पेश आया। जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। उधर निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने हादसे में कीमती जानों के नुकसान पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। पाक बहरिया ने सिंध की साहिली पट्टी शाह बंदर के करीब कैंपों में मुकीम समंदरी तूफान बिपरजॉय से मुतासर अफराद को खाने पीने की अशिया और सेहत की सहूलियात फराहम की हैं। पाक बहरिया के मुताबिक टीमें साहिली पट्टी पर कायम कैंपों में मुकीम लोगों को बड़े पैमाने पर इमदाद फराहम कर रही हैं। समंदर में मौजूद माही गिरों के लापता होने की इत्तलात का मौसर तरीके से जवाब देने के लिए बहरी जहाज और हंगामी सूरत हाल से निमटने की टीमें समंदर और मुतासर इलाकों में मुसलसल गश्त कर रही हैं। माही गिरों ने नेवल हार्बर में उनकी कश्तियों को जगह देने पर पाक बहरिया का शुक्रिया अदा किया। ये खबरें रेडियो पाकिस्तान से नशर की जा रही हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने अक़वाम मुत्तहिदा से अपील की है कि वो देरीना मसले के पुरअमन हल के लिए अपना अहम किरदार अदा करे। उन्होंने इन ख्यालात का इजहार मारूफ अदीब और शायर हुमा जाहिर से गुफ्तगू करते हुए किया, जिन्होंने आज इस्लामाबाद में उनसे मुलाकात की। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा कि कश्मीर में इस्तिस्बाब राय से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें अब भी मौसर और काबिल अमल हैं। उन्होंने भारत के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में जारी खून रेजी और तशद्दुद पर भी गहरी तशवीश का इजहार किया। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौजियों ने कई अजलाह में मुहासरे और तलाशी की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों और घरों पर छापों के दौरान मकीनों को हिरासत करने का बेहमाना सिलसिला जारी रखा हुआ है। कपवाड़ा, बारामूला, कुलगाम, इस्लामाबाद, शुपियां, पुलवामा, राजौरी और पूंछ अजला के कई इलाकों के मकीनों ने ज़राए अबलाग को बताया है कि भारतीय फौजी, पैरामिलिट्री और पुलिस एहलकार घरों में घुस जाते हैं और ख़वातीन और बच्चों समेत मकीनों को खौफजदा करते हैं। शिमाली कश्मीर में ज़िला बांडीपुरा के रिहायशी एक लड़के के आला खाना और रिश्तेदारों ने उसकी पुरअसरार मौत के खिलाफ श्रीनगर के प्रेस एनक्लेव में एहतजाजी मुजाहरा किया। लोगों ने बारामूला के कस्बा सोपुर और जम्मू शहर में काबिज हुक्काम की अवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए। साबिक अमरीकी रुकन कांग्रेस एंडी लियोन और इंसानी हुकूक के माहिरीन और कारकुनों ने कांग्रेस की ब्रीफिंग के दौरान अमरीकी सदर जो बाइडन और उनकी इंतजामिया पर जोर दिया कि वह भारत में जमहूरियत पर हमलों और मजहबी अक़लियतों के खिलाफ तशद्दुद भड़काने में हुक्मरान जमात के मुलव्वस होने पर भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को जवाबदेह ठहराएं। श्रीनगर में भारतीय पैरामिलिट्री सेंटर रिजर्व पुलिस फोर्स की गाड़ी ने एक खातून को कुचल दिया। अहले शाहिदीन ने बताया कि राजबाग में सीआरपीएफ की गाड़ी ने जानबूझकर एक स्कूटी को टक्कर मार दी। गुरु अर्जन देव जी की 417वीं बरसी और जोड़ मेले में शिरकत के लिए पाकिस्तान आने वाले सिख यात्री वाघा सरहद के जरिए वापस भारत पहुंच गए हैं। मज़ारात के एडिशनल सेक्रेटरी शाहिद सलीम, पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सरदार आमिर सिंह और दीगर कमेटियों के अरकान ने यात्रियों को फूलों के गुलदस्ते और तोहफे पेश किए और अलविदा किया। इस मौके पर सिख यात्रियों के वफ़द के सरबराह सरदार गुरबचन सिंह ने सहाफ़ियों को बताया कि उनको पाकिस्तान में मिलने वाला प्यार उनके लिए सबसे कीमती तोहफा है। भारतीय सिख यात्रियों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने रूस की तरफ से जौहरी हथियारों के इस्तेमाल को खारिज अज़ इम्कान करार दिया है। उनका ये बयान रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के गुज़िश्ता रोज़ के उस बयान के बाद सामने आया कि अगर उसकी सरहद की सालमियत को नुकसान का खतरा हुआ तो हम जौहरी हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं। सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि रूस ने गैर मामूली खतरात के बावजूद मुआशी इस्तेहकाम बरकरार रखा है। सेंट पीटर्सबर्ग के इंटरनेशनल इकनॉमिक फोरम के 26वें मुश्तरका इजलास के दौरान उन्होंने कहा कि रूस आज़ाद मईशत पर अमल पैरा है और तमाम मुश्किलात के बावजूद तन्हाई के रास्ते की तरफ कभी नहीं जाएगा। अफ्रीका की रहनुमाओं ने यूक्रेन और रूस पर कशीदगी खत्म करने और जंग बंदी पर जोर दिया है। इन रहनुमाओं में कोमोरो, सेनेगाल, जनूबी अफ्रीका और ज़िम्बाब्वे के सुदूर मिस्र के वज़ीर आज़म और जमहूरिया कांगो और युगांडा के सफ़ीर शामिल हैं। ये तमाम रहनुमा रूस और यूक्रेन के दरमियान 16 माह से जारी जंग के खात्मे के अहम मिशन की खातिर यूक्रेन में हैं।
युगांडा में अलाइड डेमोक्रेटिक फोर्सेज ने 38 तलबा समेत कम से कम 41 अफराद को जिंदा जला दिया है। इन अफराद को जमहूरिया कॉन्गो के करीब जिला कसीस में जलाया गया। युगांडा की अवामी दिफाई फौज के तर्जुमान ने एक बयान में कहा है कि 37 लाशें मिली हैं जिन्हें अस्पताल के मुर्दा खाने पहुंचा दिया गया है। और सूडान में मुतखारिब फरीक कल से 2 रोज़ा जंगबंदी पर मुत्तफिक हो गए हैं। इंसानी मसाइल की वजह से इतवार और पीर को जंगबंदी पर अमल होगा। आप सुन रहे हैं रेडियो खबरनामा। अब पेश हैं खेलों की खबरें। आज मालदीव के दारुल हुकूमत माली में 5 मुल्की इंटरनेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने मालदीव को 63 के मुकाबले में 65 पॉइंट से हरा दिया। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान बास्केटबॉल टीम की 7 साल के तवील अरसे बाद पहली मरतबा इंटरनेशनल चैंपियनशिप में शिरकत के बाद ग्रीन शर्ट्स ने अहम मैच 2 पॉइंट्स के फर्क से जीत लिया। लीग राउंड के तीसरे मैच में पाकिस्तान का मुकाबला भूटान से होगा। पाकिस्तान के अलावा मालदीव, बांग्लादेश, भूटान की टीमें सिंगल लीग राउंड्स में चैंपियनशिप में हिस्सा ले रही हैं, जिनमें से 4 बेहतरीन टीमें चैंपियनशिप के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तीसरी आईसीसी आलमी टेस्ट चैंपियनशिप में श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। कौमी सिलेक्शन कमेटी ने 16 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल स्क्वाड में नए बल्लेबाज मोहम्मद हुरैरा और ऑलराउंडर आमिर जमाल को मुंतखब किया है। पाकिस्तानी टीम में कप्तान बाबर आजम, नायब कप्तान और विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान, आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक, अबरार अहमद, हसन अली, इमामुल हक, मोहम्मद हुरैरा, मोहम्मद नवाज, नसीम शाह, नोमान अली, सलमान अली आगा, विकेट कीपर सरफराज अहमद, सऊद शकील, शाहीन आफरीदी और शान सऊद शामिल हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जनूबी अफ्रीका के साबिक फास्ट बॉलर मॉर्नी मार्कल को कौमी बॉलिंग कोच तैनात करने का ऐलान भी किया है, जिन्होंने 6 माह के कॉन्ट्रैक्ट पर कौमी टीम में शमूलियत इख्तियार की। नेशनल सिलेक्शन कमेटी के चीफ सिलेक्टर हारून रशीद ने उम्मीद जाहिर की है कि ऐलान करदा 16 रुकनी टीम श्रीलंका के दौरे में अच्छी कारकर्दगी दिखाएगी। मजीद तफसील रेडियो पाकिस्तान लाहौर के नुमाइंदे कासिम बुखारी से। चीफ सिलेक्टर नेशनल सिलेक्शन कमेटी चीफ सिलेक्टर नेशनल सिलेक्शन कमेटी हारून रशीद ने उम्मीद जाहिर की है कि ऐलान करदा 16 रुकनी स्क्वाड दौरे श्रीलंका में अच्छी कारकर्दगी दिखाएगा। आज लाहौर में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि बतदरीज 25 से 30 जूनियर खिलाड़ियों को पाकिस्तान के लिए मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में खेलने का मौका दिया जाएगा। देखें, हमारी जो फिलॉसफी है वो ये है कि हम जूनियर के टूर्स को और ज्यादा हम करें। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान शाहीन के टूर्स के ऊपर हम बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं ताकि हमारे जो सेकंड टियर के प्लेयर्स हैं वो भी किसी तरीके से खेलते चलते चले जाएं और उनको एक्सपोजर मिले बाहर। उन्होंने कहा कि इस सरगर्मी का मकसद जूनियर खिलाड़ियों के तजर्बे में इजाफा करना है। हांगकांग में खवातीन की इमर्जिंग टीम से एशिया कप 2023 के सेमीफाइनल में भारत श्रीलंका का मुकाबला करेगा, जबकि पाकिस्तान पीर को बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगा। 2 रोजा शंदूर पोलो फेस्टिवल 2023 का निकात अगले माह की 7 जुलाई से 9 जुलाई तक किया जाएगा। ये थी खेलों की खबरें और अब पेश हैं तिजारती खबरें। गवर्नर सिंध कामरान खान टिस्सोरी ने यकीन दिलाया है कि सिंध में सऊदी अरब के सरमायाकारों को तमाम सहूलतें फराहम की जाएंगी। वो सऊदी अरब के कौंसल जनरल के एजाज़ में कराची में मुनक्किदा एक इस्तकबालिया तकरीब से खिताब कर रहे थे। गवर्नर सिंध ने कहा कि सऊदी अरब ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद की है और सैलाब मुतासिरीन की बहाली में भी उसका किरदार काबिल सताइश है। इस मौके पर सऊदी कौंसल जनरल ने कहा कि उनका मुल्क पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। उधर गवर्नर सिंध कामरान टिस्सोरी ने आज कराची में 15वीं फूड टेक्नोलॉजी एशिया 2023 बैनुल-अक़वामी नुमाइश का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब के दौरान गवर्नर सिंध ने कहा कि खुराक के अदम तहफ़्फ़ुज़ का मसला इस तरह की नुमाइशों के जरिए हल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ज़राअत के शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नागुज़ीर है। कामरान टिस्सोरी ने कहा कि बीजों पर तहकीक के जरिए ज़री पैदावार बढ़ाई जा सकती हैं। उन्होंने नुमाइश में तुर्की, ओमान और दीगर मुल्कों की शिरकत की भी तारीफ की। कारोबारी तबके ने कस्टम्स ऑफ चाइना की जानिब से एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से पाकिस्तान से गोश्त बरामद करने वालों को चीन के लिए गाय का गोश्त बरामद करने की इजाज़त देने के तारीख साज फैसले का खैर मकदम किया है। प्रोग्रेसिव ग्रुप के मरकजी रहनुमा और LCCI एग्जीक्यूटिव मैनेजर मोहम्मद एजाज तनवीर और पाकिस्तान मीट प्रोसेसर और एक्सपोर्टर्स के नुमाइंदे मियां अब्दुल हन्नान ने एक मुश्तरका बयान में कहा कि मीट प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट के शोबे में काम करने वाले अफराद का ये देरीना मुतालबा था।
اور چین میں پاکستان کے سفیر معین الحق نے کہا ہے کہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو چین پاکستان اقتصادی راہداری کے ذریعے پاکستان کو ٹھوس اور جامع فوائد فراہم کر رہا ہے، جو کہ چین کا فلیگ شپ منصوبہ ہے۔ 13ویں چائنا اوورسیز انویسٹمنٹ فیئر میں کلیدی مقرر کی حیثیت سے خطاب کرتے ہوئے پاکستانی سفیر نے کہا کہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے شراکت دار ممالک کے لیے BRI بہت اہمیت رکھتا ہے۔ چائنا اکنامک نیٹ ورک کی رپورٹ کے مطابق اس سال پاکستان سی پیک کی 10ویں سالگرہ بھی منا رہا ہے۔ یہ تھی کاروباری خبریں۔ سنتے ہیں فن کی دنیا سے چند خبریں۔ ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے معروف میزبان فلم اسٹار، شاعر اور مصنف طارق عزیز کی 38ویں برسی منائی گئی۔ ان کے حالات زندگی کے بارے میں ریڈیو پاکستان کے نمائندے سجاد پرویز کی رپورٹ۔ طارق عزیز 28 اپریل سن 1936 کو جالندھر میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم ساہیوال سے حاصل کی اور ریڈیو پاکستان لاہور سے پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز کیا۔ سن 1964 میں جب پاکستان ٹیلی ویژن کا قیام عمل میں آیا تو طارق عزیز کو PTV کی سب سے پہلی اناؤنسمنٹ کرنے کا اعزاز حاصل ہوا۔ السلام علیکم، پاکستان ٹیلی ویژن سروس کی جانب سے طارق عزیز آپ سے مخاطب ہے۔ خواتین و حضرات، آج جمعرات ہے اور نومبر کی 26 تاریخ۔ آج کا یادگار دن پاکستان میں ٹیلی ویژن کے حوالے سے ایک تاریخ ساز دن ہے۔ آج وہ دن ہے جب اپنے اس لاہور میں، اس شہروں کے شہر میں، اس کالجوں کے شہر میں، اس باغوں کے شہر میں، اس پھولوں کے شہر میں پاکستان ٹیلی ویژن اپنی نشریات کا آغاز کر رہا ہے۔ سن 1975 میں شروع ہونے والے کوئز شو نیلام گھر نے ان کی شہرت کو بلندیوں پر پہنچا دیا۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو طارق عزیز کا سلام پہنچے۔ یہ پروگرام کئی سال تک جاری رہا اور اسے بعد میں بزم طارق عزیز شو کا نام دے دیا گیا۔ طارق عزیز نے ریڈیو اور ٹی وی کے پروگراموں کے علاوہ فلموں میں بھی اداکاری کی۔ حکومت پاکستان نے انہیں ان کی فنی خدمات کے اعتراف کے طور پر سن 1992 میں صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی سے سرفراز کیا تھا۔ طارق عزیز نے عملی سیاست میں بھی حصہ لیا اور سن 1997 میں قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ کہ ہم وہ سیاہ نصیب ہیں طارق کے شہر میں، کھولیں دکان کفن کی تو سب مت نہ چھوڑ دیں۔ طارق عزیز کے کالموں کا مجموعہ داستان کے نام سے اور پنجابی شاعری کا مجموعہ کلام ہمزادہ دکھ کے نام سے شائع ہوا تھا۔ یہ تھی فن کی دنیا سے کچھ خبریں، اور اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ چین نے پہلی بار خلا میں موجود اپنے میتنگتیان لیب ماڈیول کے باہر تابکاری کے بایولوجیکل اثرات کا تجربہ کیا ہے، جو تابکاری بایولوجی اور خلائی سائنس کی تحقیق میں ایک سنگ میل کامیابی ہے۔ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ڈیلی کی ایک رپورٹ کے مطابق اس تجربے میں استعمال ہونے والے آلات کو چین کے اکیڈمی آف سائنسز کے ذیلی ادارے نیشنل اسپیس سائنس سینٹر اور دالیان میری ٹائم یونیورسٹی نے مشترکہ طور پر تیار کیا تھا۔ پاکستانی سائنسدان اس اہم ٹیم کا حصہ ہیں جس نے ہمارے نظام شمسی میں حیات کے لیے ایک ضروری عنصر دریافت کر لیا ہے۔ کائنات میں کسی زندگی کے آثار تلاش کرنے والی اس ٹیم میں ڈاکٹر نوریز خواجہ نے اہم کردار ادا کیا ہے، جو یونیورسٹی آف فیریے سے وابستہ ہیں۔ یہ تھیں سائنس کی دنیا سے چند خبریں، اور اب ملک بھر میں موسم کی تازہ ترین صورتحال۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات غلام مرتضیٰ سے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بلائی خیبر پختونخوا، کشمیر، زیر سندھ، شمالی بلوچستان میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہا۔ سب سے زیادہ بارش سندھ میں نگر پارکن میں 196، جبکہ ڈپلو میں 146، اسلام کوٹ میں 136، مٹھی میں 115، کلوئی میں 70، چھور میں 3، بدین 28، حیدرآباد میں 8، جبکہ بلوچستان میں لسویلا میں 7، کوئٹہ اور ذوب میں 3، بارخان میں 1، کشمیر میں کوٹلی میں 3، خیبر پختونخوا میں کاکول میں 5 اور معلم جبہ میں 1، پنجاب میں مری میں 1 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ درجہ حرارت میں دالبندی میں 45، موجود ڈاڑو سبی میں 43 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسی طرح دوسرے شہروں کے درجہ حرارت میں اسلام آباد 39، مری 24، لاہور 38، کراچی 30، پشاور 41، کوئٹہ 36، مظفر آباد 36، گلگت 35، اسکردو 29، سری نگر 31، جموں 38، لیہ 23، پلوامہ 31، اننت ناگ 30 اور شوپیاں میں 30 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نے سرکاری عمارتوں کو شمسی توانائی پر منتقل کرنے کا عمل تیز کرنے کی ہدایت کی ہے۔
तहरीक लब्बाइक पाकिस्तान ने हुकूमत से कामयाब मुज़ाकरात के बाद अपना एहतजाजी मार्च मनसूख कर दिया है। वज़ीर खजाना ने कहा है कि पाकिस्तान को बैनुल हुकूमती मुआहदे के तहत चीन से $1 अरब मौसूल हो जाएंगे। और आज मालदीव में 5 मुल्की बैनुल अक़वामी बास्केटबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने मालदीव को 63 के मुकाबले में 65 पॉइंट से हरा दिया। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे मोहम्मद वसीम, सुपरवाइजर शोबा उर्दू मोहम्मद यासिर, मुदीर होम डेस्क आबिद रजा दस्ती, मुदीर फॉरेन डेस्क मोहम्मद इलियास सफ्तर, न्यूज़ प्रोड्यूसर सईद अहमद कुरैशी, मुदीर आला अब्दुल बासित खान, निगरान आला अमानुल्लाह सिप्रा। पेशकश शोबाई खबर रेडियो पाकिस्तान। मजीद खबरों और तज्ज़ीम के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। खबरनामे की टीम के साथ इमराना नाहिद और अब्दुल कदीर को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बान।